Hello everyone in the Ansarkari, and today we will talk about the amendment of the constitution, like what is the process to amend the constitution. So in the constitution itself, हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसको बोला जाता है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 ये बताता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो आर्टिकल 368 ही उसे लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। तो आर्टिकल 368 में तीन प्रोविजन बताए गए हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। सॉरी, दो तरीके बताए गए हैं आर्टिकल 368 के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। पहला ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेज से पास कराना पड़ेगा और जो प्रेसिडेंट है उनको वो असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है आर्टिकल 368 के अंदर, उसमें पार्लियामेंट अगर चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ 29 स्टेट है तो 29 स्टेट में से हाफ स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर है, जो स्टेट असेंबली है, तो वो उसको पास करके देगी सिंपल मेजोरिटी से। तो दोनों की सहमति से आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट होता है। यानी दो तरीका, पहले जहां पर पार्लियामेंट दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करेगी, वो ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, जैसे सोवरेनिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चेंज करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है, सिटीजनशिप के ऊपर करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए होती है, जिनका स्टेट से कुछ लेना देना रहता है, तो वहां पर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सिंपल मेजोरिटी लिया जाता है और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की रहती है। फिर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास कर सकती है, फिर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज ला सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते, वो अलग से आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज अगर करना है ऑर्डिनरी मेजोरिटी से तो आप आर्टिकल 368 का यूज नहीं करोगे। ओशिका, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कर दो आप। हाँ, इसमें मतलब ऐसे याद करने का तरीका है कि फंडामेंटल और डीपीएसपी दोनों सिंपल मेजोरिटी से तो pass नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस बेस्ट है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दूसरा चीज की स्पेशल मेजोरिटी और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट तब होगा जब फेडरल प्रोविजन पर इम्पैक्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर्स, हाई कोर्ट का पावर्स, जुडिशरी से रिलेटेड, या फिर इलेक्शन द प्रेसिडेंट होगा, या फिर और भी एरियाज, जैसे जीएसटी था, टैक्सेशन हो गया, तो जीएसटी में भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। ये और हाफ ऑफ द जो स्टेट है वो पास करेंगे, उनके अंडर में जो उन लोग जो पास करेंगे तो वो मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी होगा अंडर आर्टिकल 360। तो और ये यहाँ मैं ऐड पर करूँ प्रवेश। एक चीज, हाँ एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो रिजोल्यूशन होता है या जो बिल होता है जब पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, तो प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है? करुणा, ओशिका, आप बता दो। प्रायर पनिशमेंट नहीं चाहिए होती है, मनी हाँ, बिल में चाहिए होती है सो उसमें। तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जहाँ पर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है, जिनमें प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है मनी बिल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर वो लाना है तो आपको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होती है। तो हमने देखा कि आर्टिकल 368 दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की बात करता है, पहला स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देन आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 क्या है पहले उससे ये देख लेते हैं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ होल। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज यूनियन, इंडिया दैट इज भारत दैट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो बताता है कि इंडिया का जो सेटअप है वो किस तरीके का है। क्या वो फुली फेडरल है? तो आंसर नहीं, वैसी फेडरल है क्योंकि यूनियन है। यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम जानते हैं, उसके पास ज्यादा पावर है इंडिया के अंदर। उसके बाद जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो टर्म डिस्क्राइब करता है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, जो पॉलिटिकल सेटअप क्रिएट हुआ, वो एज अ रिजल्ट है यूनियन ने जब पावर दी है स्टेट को, ना कि स्टेट ने कहा कि आप हमारे हेड बनिए। तो जैसा कि अलग अलग कंट्रीज में हुआ है, जैसे यूएस में भी अलग अलग स्टेट्स ने कहा कि हम सबको कमांड करने के लिए हमें एक यूनियन की जरूरत है जो हमारे को सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी। लेकिन इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ने बनाए हैं स्टेट।
जैसे कि हम देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो एक्ट आया है उसके अनुसार अलग अलग स्टेट बने, आज के टाइम पे भी अलग अलग स्टेट की डिमांड होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं मोर पोटेंट, मोर सुप्रीम एंड मोर सोवरेन है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव द सेटअप दैट इज इंडिया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, रादर स्टेट ऑफ यूनियन। देन आर्टिकल 2। और दूसरा कि यस। इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बोलते हैं एक कारण है हाँ, कि तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है, किसी भी स्टेट को यूटी बना सकती है, किसी भी यूटी को स्टेट बना सकती है, किन्हीं दो स्टेट को तोड़कर यूटी बना सकती है, किन्हीं दो स्टेट को जोड़कर एक बड़ा स्टेट बना सकती है, जो कि हम आर्टिकल 2 और 3 के अंदर भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 2 बात करता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट, and Article 3 talks that Parliament may by law increase the area of any state. So the thin line of difference between Article 2 and 3 is only this, that Article 2 talks about the states which are not already in the existence within the territorial zenith of the country. इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो 29 स्टेट अगर अभी हमारे पास हैं, तो इनके अलावा कोई ऐसा स्टेट है जो इंडिया से बाहर है, फॉरेन टेरिटरी का पार्ट है, फॉरेन टेरिटरी का एनक्लेव है, उसको आर्टिकल 2 के अंदर एक लॉ बना करके आप यूनियन के अंदर उसको डालेंगे, यानी आप उसको इंडिया के अंदर एडमिट करेंगे। तो आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री पावर टू एडमिट a new state which is not currently the part of the union or the India. But Article 3 talks that Parliament may by law increase, alter, demolish, control, change the name of any particular state, any particular territory. Parliament may rejoin a state with a UT, a state with a state, a UT with a UT. So internal जो रिक्रिएशन या फिर इंटरनल एडजस्टमेंट की जो बात करता है कि किस तरीके से स्टेट या यूटी बनेगी, वो आर्टिकल 3 करता है। और आर्टिकल 2 बात करता है कि पार्लियामेंट किस तरीके से बाहर का कोई, बाहर के देश का कोई एरिया टेरिटरी उसको कैसे स्टेट बना सकता है। तो शिक अगर आपको बताना है तो बता यहाँ दीजिए पे कुछ। प्रवेश, मेरे को एक डाउट है कि आर्टिकल 2 में बात हो रही है वो तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो यस, अगर मतलब वो बाहर की भी कोई टेरिटरी के अलावा भी सपोज वी टॉक अबाउट कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो दैट वाज अंडर आर्टिकल 2, राइट? नहीं नहीं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 आर्टिकल 3, इंटरनल हुआ है ना रीएडजस्टमेंट। ठीक है, तो तेलंगाना इंटरनल में है इंडिया से। सिक्किम होगा पहला वाला आई थिंक, सिक्किम गोवा होगा इसमें इंक्लूड किया गया इस टाइम पे। व्हाट डज वो बाय डिटेल में लॉ, लेंगे जब 1 2 3 आर्टिकल पढ़ेंगे तो। so what does by law indicate in articles, in both the article wording by law indicate that these articles are modified with parliament। तो यहाँ यही बात हो रही है कि जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको लॉ माना जाता है नहीं माना जाता। तो इससे भी एक बड़ी जुडिशरी के अंदर हमारे यहाँ एक खींचत का नाम देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ बनाए या ना बनाए। 24th अमेंडमेंट से लेकर 25th अमेंडमेंट यही बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ, बट इट इज अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन as well as it is under the judicial scrutiny by the Supreme Court as well as by the High Court. The Constitutional Amendment Act is not law as other laws, but it is under the judicial scrutiny. It can be judicial reviewed by the courts of the India. So what is special majority? तो दो तरीके की मेजोरिटी हम देखते हैं, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि ऑल द मेंबर्स हु आर करंटली प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एंड द मोमेंट उनका जो कोरम है उस कोरम का 1/3 अगर उनको वोट दे दे तो उसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? जो कलेक्टिव मेंबरशिप है हाउस की वो बैठेगी, उसका जो कोरम होगा उसके 2/3 मेंबर जब किसी कानून को पास करेंगे उसे बोला जाता है 2/3 मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी। यानी 1/3 वोटिंग से अगर कोई बिल पास हो जाए तो उसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी से जब कोई बिल पास होता है तो उसे बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सेशन। तो कौशिक आप मुझे बताइए कि जॉइंट सेशन का कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मानसी, आर्टिकल 107 आर्टिकल पहले 100। बोलो। पहले आप आर्टिकल की जगह पार्ट भी पूछ सकते हैं।
पहले आप अगर पार्ट्स पे फोकस करेंगे तो आर्टिकल साथ में आएगा। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कल को अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और जो अक्साई चीन का एरिया है और उसको हम वापस ले लेते हैं, वापस लेंगे, तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा और कैसे होगा प्रवेश जी? सर इट विल कम अंडर आर्टिकल 2 सर एंड बोलिए अशोक। सर पहली बात है सर, जो पीओके और अक्सर चीन है ना, वो तो ऑलरेडी इंडियन स्टेट माना जाता है उससे, तो वैसा कुछ आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 3 में आएगा वो। अच्छा। ऑलरेडी उनके के लिए रिजर्वेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली के हाँ, इन जे एंड के, इन पीओके जे की एंड तरफ के। से। करेक्ट। गुड। यस, हाँ जैन के हाँ। करेक्ट। तो आप पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए साथ में। कौन से पार्ट में आ रहा है, पहले पार्ट को हाँ देखिए, सर। तो आर्टिकल अपने आप फिर याद कर पाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। सर आर्टिकल तो 108 है प्रवेश, पार्ट सॉरी, 3 होगा, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पार्ट, आर्टिकल आई हैव पार्ट। 360 आई थिंक पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। और आर्टिकल 108 बताता है जॉइंट सिटिंग के बारे में, जॉइंट सेशन जो होता है। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट अमेंडमेंट के ऊपर 7 है। जॉइंट सेशन नहीं होता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि मतलब जॉइंट सेशन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर? क्योंकि क्योंकि जो पावर ऑफ अमेंडमेंट है, इट इज गिवन टू बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा ऑल्सो, इक्वल पावर है अमेंडमेंट से रिलेटेड, जिसे जॉइंट सेटिंग की प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सेटिंग वहीं यस, पर हो सकता है जहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए और और जहां पर मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल होता है। ऑर्डिनरी हाँ बिल के ऊपर हाँ। जॉइंट सेशन होता है। तो दैट इज द द रीजन विल बिकॉज ऑफ द लोक सभा डोमिनेट्स ओवर द राज्यसभा। यस। Now we talk about the basic structure and the evolution of the constitution. So evolution of the constitution we have talked. What is the basic structure of the constitution? So the basic structure is a doctrine in the Indian context. Why it is a doctrine? Because the basic structure is not a tangible thing. It is an intangible thing which is evolving over the phase, over the gradual judgments of the Supreme Court, which has laid down very first in the Keswanand Bharati case, जहां पर ये बात की गई कि जो पार्लियामेंट की पावर है और जो जजेस की पावर है, दोनों के बीच में किस तरीके से एक हार्मोनी रहेगी ताकि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस हो सके। इफ आई tag this relation between the judiciary and the parliament, so parliament always preferred to implement the directive principles and judiciary always preferred the fundamental rights on the upper hand in comparison to the directive principles, and that is the only confrontation which we witnessed in the relations of the parliament and the judiciary. अगर आप बात करते हैं 24th अमेंडमेंट की, 25th अमेंडमेंट की, इमरजेंसी की, तो हर बार बात यही हुई है, पार्लियामेंट ने यही कहा है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपनाने हैं, हमें जो ट्रेन्स लेकर जानी है, लोगों की प्रॉपर्टी आ रही है उसके बीच में, हम राइट टू प्रॉपर्टी को हटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते, आपको उसको पार्ट 15 में भी डालना पड़ेगा। पार्लियामेंट कह रही है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इक्वालिटी प्रमोट करना है, लेकिन जुडिशरी कह रही है कि आप एफर्मेटिव एक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो लड़ाई है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की फाउंडेशन बनी, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फाउंडेशन बना ओवरऑल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में को हार्मनी या फिर उनके बीच में हेल्दी रिलेशन कैसे बनेगा और इंडिया दोनों को लेकर कैसे चलेगा। तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यही बात करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा मुख्य एरिया है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते, और यदि आप करते हो तो उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी का पूरा पूरा जुडिशरी का अधिकार होगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके बाद अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है, इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ जुडिशरी है, independence of the meritorious system of the UPSC है। So these all are the examples of the basic structure of the constitution which the parliament cannot
detained from the constitution, and that is why the basic structure doctrine also provides judiciary the right to judicial review over the legislature and the executive arbitrations, eventually and occasionally formed by the central government as well as by the Parliament of India. So Oshik, if you want to shed some light on this, you can. प्रवेश, मैं पूछना चाहता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन है, वह बता दीजिए आप। मैंने बताया आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन हुआ इमरजेंसी से पहले के टाइम पर, उसके जहां पर 24th 25th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया जाए। जो पार्लियामेंट थी उसका ये कहना था कि इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है कि हर की जो फंडामेंटल राइट्स एंटरटेन करने की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनको फुली एंटरटेन कर देंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं इंप्लीमेंट हो सकते हैं। हम जो सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस इंडिया में लाना चाहते हैं, जो गार्डियन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो लिबरल और सोशलिस्ट जो कोलैबोरेशन है, जो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, वो नहीं आ सकती है अगर आप फुली फंडामेंटल राइट्स को एंटरटेन करेंगे। तो उसी को बचाने के लिए जुडिशरी इंटरवीन करती है, पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए इंटरवीन प्रवेश, करती है। प्रवेश यहाँ पे मैं एवोल्यूशन का जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर और जो डॉक्ट्रिन है उसका विद केसेस अगर आप एवोल्यूशन बता पाओ, गोलकनाथ केस और मिनर्वा मिल्स केस क्रोनोलॉजी में, तो आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। ओके, तो गोलकनाथ केस जो है 1967 में, यहाँ पर पंजाब के एक सेठ जी थे गोलकनाथ, तो उनका कुछ राइट टू प्रॉपर्टी का मामला था जिसमें की बात की गई कि प्रवेश, उनका जो राइट आई टू विल जस्ट प्रॉपर्टी, आप केस बताओ स्टार्टिंग वाला, आई विल ठीक ऐड। है। हाँ, पहली बात है कि गोलक जब 1947 इंडिया आज़ाद हुआ था, 1947 से बताते हैं, 1947 में पहली बार जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद फिर नेहरूवियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म का स्टार्टिंग हुआ, इन विच लैंड रिफॉर्म एक बड़ा मुद्दा था, 5 ईयर प्लान कमीशन स्टार्टिंग वाले में। तो लैंड रिफॉर्म करने के लिए आपको लैंड लेना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड होना होगा, इसलिए 1957 के आसपास में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया और उसमें लैंड रिफॉर्म के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करने के लिए ये किया गया। तो उसमें 1951 में जो पहला अमेंडमेंट किया गया उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जो पावर्स है उसको कर्टेल किया गया। इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ लिखा हुआ आर्टिकल 13 के अंदर में, इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगा, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है स्टेट वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इवन इफ इट इज वॉलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उनके पास पावर है। लॉ जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए है और आर्टिकल 13 के अंदर में, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को डील नहीं करता है। तो ये पहला था प्रोविजन शंकरी प्रसाद केस के अंदर में। 67 में फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा तो उन्होंने रिवर्स कर दिया केस। अब बोला कि आर्टिकल 13 जो अंदर बात करता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लॉज दैट आर बीइंग फॉर्म्ड एंड ऑल्सो द फंडामेंटल राइट्स और बाकी सब जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। तो उसमें जो भी प्रोविजन था 1951 वाला जजमेंट को, उसको उल्टा रिवर्स कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट अमेंड ही नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को। उसके आगे प्रवेश आप बता सकते हो 73 से। ठीक है, इससे पहले भी मैं बता देता हूँ, एक चंपाकम दुराई राजन केस हुआ था 1951 के अंदर। वहां पर बात ये हुई थी कि मद्रास स्टेट इसको बोला जाता है, मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन केस। इसमें जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दी गई और उनको अपर हैंड दिया गया, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे जो मोस्टली ब्राह्मण सेक्शन से आते थे उनको डिनाई किया गया। तो तब ये बात हुई कि आप जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन फंडामेंटल राइट्स को भी आप प्रमोट कीजिए, उनकी मेरिटोरियसनेस के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। तो तब एक कंसेप्ट आता है हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद जैसे गोलकनाथ केस में औषध ने बताया, फिर मिनर्वा मिल 1980 केस आता है, उसमें भी यही बात होती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनका थोड़ा सा 1973 प्रवेश 1980 है मिनर्वा। भारती केस, उसके बाद हाँ ठीक है, तो 1973 में गोलकनाथ 1967। मिनर्वा मिल्स हाँ, केस 1980 है, प्रवेश ठीक बोल रहे हैं। लेकिन 1973 की बात करना है ना, अभी 67 के बाद वो ठीक, आएगा। अभी वो बोल 19 1988। 1973 जो है केशवानंद भारती केस है। यहाँ पर जो एक मठ के संत थे श्री केशवानंद जी केरला के, तो
उनका एक केस चला था, आई थिंक ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसमें कि उनका जो मठ था उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मुद्दे थे। तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि किस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दोनों को साथ लेकर चलना है, और एग्जैक्ट डिटेल आप बता दीजिएगा औशिक जी। तो यहाँ से जो है फुली फॉर्म्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो टेंजिबल रूप में देखने को मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे हिस्से हैं पार्लियामेंट के जिनको आप कट आउट नहीं कर सकते हो, और जुडिशरी का जो रिव्यूइंग पावर है उसे आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, और अगर आप करते हो तो वो जुडिशरी उसको फुली, जुडिशरी का राइट है उसके ऊपर स्क्रूटिनी करने का, उसको रिव्यू करने का, और इन केस इट इज फाउंड अल्ट्रा वायर्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए नल एंड वॉइड। कंटिन्यू। नहीं प्रवेश, यू कैन कंटिन्यू। 1980 फिर आ गया, आप उसके आगे बता दो। ठीक है, तो उसके बाद ये 1980 में मिनर्वा मिल केस आता है, तो वहां पर भी वही बात होती है। उसके बाद इंदिरा गांधी केस 1995 आता है, वहां पर भी वही बात होती है। फिर इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन की बात आती है, तो वहां पर भी यही बात होती है। उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस का केस है तो भी यही बात हो रही है आज के टाइम पर भी, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर दे तो दिया आपने ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन आपने जो 50% का थ्रेशोल्ड है जो इंदिरा साहनी केस के अंदर आया उसको एक्सीड कर दिया। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है ये एक एक्सेस, ये जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दी गई है ये एक एक्सेप्शनल फॉर्म है, लेकिन अभी भी हम कह नहीं सकते कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये होती है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज में आप। तो करुणा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। हाँ आप बोलिए आशीष, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा सर कि उसमें कोई ऐसा लिस्ट है प्रवेश कि हाँ एक लिस्ट स्पेसिफिक है, देयर इज अ लिस्ट लिस्ट। से जो भी। Yeah, there is a list, but that list is being you can say it is expanding in nature. More and more interpretations comes by the judiciary with time, and the core areas they remain the same, but the interpretations bring sub areas also into it. So, हाँ बोले, हाँ प्रवेश बोलिए आप। I would like to highlight that there is no as a specific list which हाँ has been स्पेसिफिक नहीं यस है, सर, यस। हाँ yeah, स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है कि लिस्ट आउट नहीं है, लेकिन जैसे राइट टू लाइफ को एक्सपेंड किया गया है विद टाइम। प्रेसिडेंट सर, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो प्रेसिडेंट हाँ है, पहले प्रेसिडेंट से है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर एक्सपेंशन जो हाँ किया हुआ, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से फिर ऐड ऑन होते रहता है धीरे धीरे, हाँ सेम इज विद द बेसिक स्ट्रक्चर। कहीं मेंशन भी नहीं है। और as I Yes. just had a word with Mansi also, we are going to bring the relevant video links. जैसे बेसिक डॉक्ट्रिन का पूरा इवोल्यूशन हमने किया हुआ है एक जगह, तो उसका लिंक हम डॉक में रेलेवेंट प्लेस से पहले लगा देंगे, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच इट। एक बार वॉच किया और पूरा एकदम स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। यस प्रवेश, प्लीज मूव ऑन। yes sir, I'm हाँ So there is a constitutional debate which is very famous, and that is to provide the level playing field in the Indian society, and that is leading in the later course of time to the affirmative actions, जिसको हम positive discrimination भी बोलते हैं। बहुत So बढ़िया। Dr. B.R. Ambedkar, who is considered as a father of our Indian Constitution, he was a protagonist who raised this issue within the Constituent Assembly, that whether we should go for the meritorious society or we should go for the equity-based society. So there was a number of arguments and number of discussions which happened, and finally the culmination of the whole discussion was that we cannot afford India to have a meritorious society unless and until we have a level playing field in the Indian society, and that is the background which leads to the constitutional morality in the Indian Constitution. Constitutional morality simply means the rule of law, the constitutionalism, where the equity is already established in the society. If we talk about the Western societies, for an example, US, UK, and other, there was constitutionalism already existed in the society, and the constitution was a tangible form which laid down in the legal terms. But in Indian society, the constitutionalism as such was not present, and that is why we provided the Indian Constitution, which provided the way to the whole society that how you have to work as per the law, how do you have to ensure the level playing field,
how you have to treat your other co-partner as equal with you, how you have to uphold equality, justice, liberty. And that is why in the foreign countries, when we say that Indian constitution is supreme, in India the people are supreme. So the answer is Indian constitution is supreme and sovereign in the Indian context, not the people. But in other countries, for an example, US, UK, there the constitution is below the people, because people are constitutional already than the constitution. But in India, the constitution is more constitutional than the people. And that is why we talked about the affirmative actions. So in one line, the affirmative actions are the reservation benefits which are provided to the section of the community who have been deprived of the mainstream benefits because of the historical injustices based on the caste and the politicization of the caste. But Pravesh, when we say we, the people of India, give ourselves, then can you please throw light on it? Then how clearly can we say that the people are below the constitution, because the people are giving constitution to themselves? Okay, We sir. hereby, yeah, please. There is a thin line of difference, sir, when we tag this term in that interpretation. The meaning, we the people of India are providing this constitution to ourselves. That simply means that we, not a single individual, the collective wisdom is providing constitution to everyone. But everyone make sure that though all of you are coming to give yourself this constitution, but you will put yourself below this constitution. ये बिलो वाला जो एलिमेंट है, क्या सर आप किसी और कोर्ट से या किसी से और जस्टिफाई कर सकते हैं? यस औशिक? सर मैं बोलना चाहूंगा कि जो वी द पीपल ऑफ जी। इंडिया बात करते हैं, इट इज बिफोर 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन जब दे दिए, तब वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो एलिमेंट आ जाता है। सर No, यहाँ sir. पे जो बोल रहे हैं वो बिलो पहले द का बात होता है कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल आर बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेज में यहाँ पे इसको यूज करने की बजाय वुड से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज देयर। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा प्रवेश, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, कि जब हम बात करते हैं कि Before that, sir, I'll rectify Oshik here that it is हाँ, not that we the people of India was an earlier thing, because we the अभी भी है people of वो। India is mentioned in the preamble, and preamble was later on added in the constitution. So we cannot say that it is a lineage of the historical times or it is a pre-constitutional thing. Agreed, agreed. Now my point is that when we want today, we have you must have heard there was a debate couple of months back कि there must be change in the constitution. संविधान भी बदल जाना चाहिए, कॉलोनियल माइंडसेट खत्म होना चाहिए, नए भारत को, अमृत काल के भारत को दर्शाने के लिए संविधान में भी परिवर्तन और संविधान ही बदल जाना चाहिए, ऐसे करके हमने पब्लिक में कुछ डिबेट देखा। तो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट सपोज वी डिस्कस, सपोज देयर इज एक्चुअली ए प्लान, हम संविधान को बदलें, तो क्या सिनेरियो उत्पन्न होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है, या इसके लिए क्या हमारे संविधान में कोई प्रावधान है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी, तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बन सकती है, उसके पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं, और जुडिशरी का रोल क्या होना चाहिए? तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, जस्ट इन वेरी ब्रीफ, ट्राई टू address this. Okay, sir. So the very first thing is it is highly impractical to frame a different constitution and a new constitution. The reason being, because the constitution, in the constitution itself, it is mentioned that this constitution is presenting the ideas of the noble leaders who cherish the spirit of the India. So the spirit of forefathers will be lost if you will frame a new constitution. Number one. Second, the constitution itself is giving all of us the right to make it a living judgment by Article 368. हम अमेंडमेंट कर लेते हैं, जो हमें सोसाइटी की राइजिंग एस्पिरेशन के हिसाब से चीज डालनी होती है या निकालनी होती है, पार्लियामेंट विद फुल डेलिबरेशन एंड डिस्कशन सबकी सहमति से यूनानिमसली उसको पास करके करती है। तो पूरा चेंज करना और कुछ समय के हिसाब से चेंज लाना, तो उसमें समय से हिसाब से चेंज लाना वो ज्यादा फीजिबल और प्रैक्टिकल है एज फार एज द largest democracy, that is India, is concerned. And third thing, if there is an ardent demand to change the whole constitution, so according to the census which will happen in the coming couple of years, उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन उठेगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री चाहिए। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जिसके हेड थे श्री एम वेंकट चालिया,
उन्होंने बताया कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ ही बढ़ना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठेगा कि माइनॉरिटीज के राइट का क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी एक क्वेश्चन आएगा। तो अभी हमारा ये जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ये राज्यसभा के अंदर स्टेट का इनकॉर्पोरेशन करता है, तो उनकी डिमांड्स को भी मीट करता है। माइनॉरिटीज के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात उनके लिए वहां पर उनकी पूरी हो जाती है। जो जजेस की बात है, तो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जुडिशियल स्क्रूटिनी होती है, को हार्मनी है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, दैट ऑलरेडी द सिस्टम विच इज करंटली एस्टैब्लिश्ड एंड वर्किंग, दैट इज लीडिंग us to a more pragmatic future rather than changing the already given constitution to us. Thank you, sir. Okay, I would say that he has very beautifully presented these ideas. और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने अभी बोला, तकरीबन उसी तरीके से आपको पर्सनालिटी टेस्ट में प्रश्न का उत्तर देना होता है। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। इनकी स्पीड अप्रोप्रिएट थी और इनके बताने का तरीका भी जेन्युइन और इंजॉइंग था। और बस इंटरव्यू में ऐसा होगा कि इनको बोलने नहीं देंगे पूरा, क्योंकि इनको आता है वो, तो वो बीच में रोक देंगे। तो हमें ये भी सीखना है कि जब हमें कोई चीज अच्छे से आती है, यहाँ हम एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की तरह और मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इसको एक होराइजन दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल प्लीज ध्यान रखिए कि जो चीजें आपको आती हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी भी आपको हो सकता है एक आंसर के बाद कभी भी दूसरी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सो वो एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, वो एक इम्पॉर्टेंट मुझे कहना चाहिए ट्रेट है, वो भी धीरे धीरे डेवलप कीजिए। बट इफ Ashik and Mansi and Divya and others, and even in the comment section, whoever wants to add, they would be more than welcome. Ashik, आप बोलिए। सर मैं बोलना चाह रहा था कि वी कैन make several amendments to the Indian Constitution, provided that it follows the basic principle of the Indian Constitution. Basic structure को follow करते हैं, कर सकते हैं, कितने भी amendment कर सकते हैं। और ये it is open to the judiciary to interpret, because it is a final interpretation of the Indian Constitution. Yes, yes. तो ये वैसे finally, add कर yes, ये लाइन बहुत अच्छी थी। The final interpreter of the Constitution is judiciary and the guardian of the Constitution is President of India. तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने बोला वो भी एक करेक्ट लाइंस पे था, and it was I think presented in the way it is required. So please move on. So these So you are can some take last criticism उसके बाद फिर yeah. So these doctrines are the technical aspects ऊपर वाले of लो एक बार this was it. ले लो प्रवेश। Okay. So there are some criticism by some constitutional experts on our Indian Constitution. There are some prominent constitutional experts. We have the like Greenwald Austin. Then we have Christopher Jeffrelot. So we'll be talking in the detail later on. तो क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये एलिफेंटाइन है, ये हाईली लीगल कॉडिफाइड है, लीगल ल्यूमिनरीज ने इसे बनाया। अब उसका सिंपल सा रीजन यही है कि मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के अंदर उस टाइम बैठे हुए थे वो लॉयर्स थे, वो जूरिस्ट थे। तो उन्होंने अपना जो क्रिएटिव वर्क था उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शो करने की जो है कोशिश की, रादर कि उन्होंने थोपा। तो इस चीज को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती कि इंटरप्रेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो 7 या 8 डॉक्ट्रिन है, डॉक्टर ऑफ फिफ्थ सब्सटेंस, डॉक्टर ऑफ लेजिस्लेशन, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। और ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सारी ही चीजें बाहर से ले ली हैं। तो हमारे के हनुमंथैया जी जो हमारे मेंबर थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए था वीणा सितार, हमें मिल गया इंग्लिश बैंड। तो ऐसा भी कहना हो सकता है उस टाइम के हिसाब से सही हो इनके लिए, लेकिन हमें इस चीज को ऐसे देखना चाहिए कि जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें अपने घर के